हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में 9 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके थे एडजेक्टिव के, और आज हमें शुरू करना है 10वां रूल। 10वां रूल किसकी बात करता है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की। इंग्लिश में काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बोला भी होगा, लेकिन बोलते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं या असल में हम वही बोलना चाहते हैं या हमारा मीनिंग वही है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको जरूर ध्यान से आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस? तो जो लिटिल वाला है इसको आप किस लिए यूज करते हो? क्वांटिटी दिखाने के लिए। क्वांटिटी मतलब क्या? मात्रा दिखाने, ठीक है। किसके लिए? मात्रा दिखाने के लिए। और फ्यू, अ फ्यू, सॉरी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू किसका यूज करते हो? किसके लिए यूज करते हो? संख्या दिखाने या नंबर दिखाने के लिए, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। सबसे पहली बात, जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते हो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, है ना। ये किसके लिए आएगा? आपका काउंटेबल के लिए। सॉरी सॉरी, नीचे वाला है काउंटेबल, ये आएगा काउंटेबल के लिए, और ये आएगा आपका अनकाउंटेबल के लिए, ठीक। अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्या है समझिए। आप गए किसी के घर, पहले दिन गए, आपको ये मिली चाय, ठीक है। चाय मिली ऐसे भर के, ठीक, इतनी भर के आपको एक कप चाय मिलती, ओके। आप पीने जा रहे हो, आपका कुछ मन हुआ, नहीं, सुगंध अच्छी नहीं आई चाय की, आपने रख दिया वापस, आपने नहीं पिया, ठीक है। क्या किया? आपने नहीं पिया। तो यानी कि आपने कितनी चाय पी? कुछ नहीं, ना के बराबर। यानी आपने कितनी चाय पी? लिटिल चाय पी। कितनी पी? लिटिल चाय पी, ठीक। अगले दिन फिर आप गए, ओके। तो फिर से आपके सामने कप आई। अब आप कह रहे हो यार कल मैं चाय छोड़ गया था, चलो थोड़ी सी पी ही लेता हूँ। आपने एक सिप ले ली चाय की। क्या किया? एक सिप ले ली, यानी थोड़ी सी चाय पी ली। और जब आपने थोड़ी सी चाय पी तो कितनी हुई है? अ लिटिल चाय पी ली। कितनी पी ली? अ लिटिल चाय पी ली। ये टी सही से नहीं बनता यार, ओके। अ लिटिल चाय आपने पी ली। फिर जब आप देख रहे हो, अरे सॉरी, आप क्यों देखोगे मतलब फिर आप पी के चले गए। तीसरे दिन फिर आप आए, आपको फिर से चाय ऑफर की गई, लेकिन जो होस्ट था उसने देखा कि भाई ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, 2 दिन से हमारी 2 कप चाय इसने वेस्ट कर दी, तो एक काम करते हैं, अब हम इसको एक ही घूंट चाय देंगे, ठीक। अब इतनी सी चाय आपको मिली, एक घूंट चाय मिली, और अब आप क्या करोगे कि चलो थोड़ी सी है, पी के खत्म कर लेते हैं। आपने क्या किया? पूरा पी लिया, ठीक। आपने पूरा पिया तो क्या, लेकिन वो ज्यादा थी, थोड़ी सी थी, लेकिन आपने पूरी पी ली। तो अब आपने कितनी चाय पी? द लिटिल चाय पी, द लिटिल टी दैट वॉज इन द कप, ठीक है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का मतलब क्या है? लिटिल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब थोड़ा सा ही है लेकिन आपने पूरा पी लिया, थोड़ा सा लेकिन पूरा। अगर मैं बोलूं कि फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, कि आपको पढ़ाने के लिए फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, यानी कि ना के बराबर चैप्टर सब बचे हैं। अगर मैं बोलती हूं अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, मतलब हैं, अभी गिनती के 2-4 चैप्टर्स हैं, थोड़े से चैप्टर्स बचे हैं जो आपको पढ़ाने, ठीक है। और मैं कहूं कि आई विल टीच यू द फ्यू चैप्टर्स दैट हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूं कि मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी जो थोड़े से ही हैं, लेकिन मैं सारे पढ़ाऊंगी जो बचे हुए, ओके। तो अगर आप लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल समझे तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में कुछ नहीं रखा है, बस वही काउंटेबल के साथ आपको अप्लाई कर देना है। देखिएगा, अगर मैं कहूं आई ड्रैंक अ फ्यू टी, पहली बात, अगर आप चाय पी रहे हो तो जो चाय आप पी रहे हो यू कैन नॉट काउंट इट,
और अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो फ्यू तो नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक, आप क्या बोलोगे, आई ड्रैंक अ लिटिल टी, मतलब आपने थोड़ी सी चाय पी। अगर मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास फ्यू बुक्स हैं, फ्यू मतलब नहीं है यार, ना के बराबर किताबें हैं मेरे पास। ठीक है, फ्यू बुक्स, बुक्स तो आप काउंट कर सकते हो ना, एक बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है, बुक्स आप काउंट कर सकते हो, तो फ्यू बुक्स हो गए। ठीक है, आई हैव अ फ्यू बुक्स यानी कुछ किताबें हैं, 2-4 किताबें हैं मेरे पास। और फिर द फ्यू का देखेंगे, आई विल गिव यू द फ्यू बुक्स दैट आई हैव। हमेशा ध्यान रखना ये द लिटिल या द फ्यू जो होगा उसके आगे आपको एक संबंधित क्लॉज दिखेगी ही दिखेगी। इसमें आप देखो थोड़ा सा लिखा, काम खत्म, लेकिन जैसे आपका द फ्यू आएगा तो वहां पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, लिटिल का क्या था, आई ड्रैंक लिटिल टी यानी ना के बराबर चाय पी। अ लिटिल का क्या था, आई ड्रैंक अ लिटिल टी। और द लिटिल का क्या होगा, आई ड्रैंक द लिटिल टी दैट वाज इन द कप। तो आगे दैट वाज इन द कप मुझे अलग से क्लॉज लगाना पड़ा द वाले के साथ। ओके, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट लिटिल और फ्यू का, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। कभी भूलिएगा नहीं, लिटिल वाला क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल के साथ आएगा और फ्यू वाला काउंटेबल के साथ आएगा। चलिए रूल नंबर 11 पे आते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है, अब देखो भाई ज्यादातर एडजेक्टिव्स जो हैं देन के साथ खुश रहते हैं। ठीक है, देन लगा दिया, खुश एकदम। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका देन से पेट ही नहीं भरता, कहते हैं नहीं हमको हमारा वाला दो, हमको हमारा वाला प्रीपोजिशन दो, हम हमारे प्रीपोजिशन के साथ खुश रहेंगे, तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इनको जो है इनका प्रीपोजिशन दे दीजिए। लिखा हुआ है अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं और अलग अलग प्रीपोजिशन मांग रहे हैं तो दे दो ना। एक मीम है ना कि चिप्स मांग रहा है, उबला अंडा मांग रहा है, तो प्रीपोजिशन मांग रहा है। ओके, तो अगर ये अलग अलग प्रीपोजिशन मांग रहे हैं तो अलग अलग प्रीपोजिशन आप लगा दीजिए दोनों ही एडजेक्टिव्स के साथ। जैसे कि ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, अब आपने पढ़ा था सीनियर के साथ आप टू लगाते हो, ओल्डर के साथ देन चलता है, तो सीनियर के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ओके, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, अब डिफरेंट किसी से होती है, ठीक है, डिफरेंट के साथ आप प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हो, तो डिफरेंट फ्रॉम कर दिया, चीपर देन कर दिया। फिर लिखा है शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर, अब वो जो है अपनी बहन से स्ट्रॉन्गर भी है और यंगर भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग और यंग दोनों ही एडजेक्टिव्स अपने साथ देन ही लेती हैं, तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है, देन लगाया दोनों का काम चल गया। रूल यही कहता है अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं अपना प्रीपोजिशन मांग रहे हैं तो दे दो, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या है एज एज, दूसरा क्या है सो एज। दोनों का मीनिंग क्या होता है, उतना जितना। ओके, उतना जितना, मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूं जितनी कि तुम, मैं उतनी धनी नहीं हूं जितनी कि तुम, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं जितनी कि तुम। कंपैरिजन ही हो रहा है एक तरह से, है ना, क्या हो रहा है, उतना जितना लगा के आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो। तो आप कहोगे भैया 2 चीजों की क्या जरूरत है, एक ही यूज कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज लगाते हो, नेगेटिव है तो सो एज। जैसे मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बोले वो सब नहीं वाले बोले कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूं जितनी कि तुम, तो वहां पे सो एज लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं उतनी ही सुंदर हूं जितनी कि तुम, तो एज आएगा। कैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वो उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, अफर्मेटिव है ना। और एज के बीच में डैश लगाने का क्या मतलब है, जो भी क्वालिटी की आप बात कर रहे हो यहाँ बीच में लिख दोगे, वो भी कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, इसका कोई कंपैरेटिव नहीं होगा। ही इज एज बेटर एज मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वो उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह उतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता। ठीक है, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज आई, वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मैं। नहीं है के लिए आपने क्या लगाया, सो एज, और दोनों के बीच में कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री।
ठीक है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज बीच में पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज बीच में पॉजिटिव डिग्री। दिस वाज रूल नंबर 12 फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 13 पर। रूल नंबर 13 क्या कहता है? हाँ, ये जो नियम है इसको हम बोलते हैं क्या? भस्मासुर का नियम। भस्मासुर की कहानी सुनी है? भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या होता था इस कहानी में कि भस्मासुर एक राक्षस था, खूब तपस्या करता है भोले बाबा की। भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा वरदान मांग लो। हालांकि उनको पता था ये कुछ हरामखोरी करेगा, लेकिन बोलते हैं वरदान मांग लो। और वो मांगता क्या है कि एक काम करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जल जाए, जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। ओके, तो अब भोले बाबा समझ तो गए कि ये क्या करना चाह रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वचन दे दिए थे वरदान का तो तथास्तु बोल दिए। ओके, अब भस्मासुर ने अपनी हरामखोरी दिखाते हुए क्या बोला कि चलिए अब देखता हूँ कि आपका वरदान काम कर रहा है कि नहीं, तो लाइए पहले अपना ही सर दीजिए, मैं रख के देखता हूँ आप भस्म होते। ओके, तो अब भोले बाबा को पता तो था, अब बोले कि अब क्या होगा भाई, तो मुझे भस्म कर देगा। तो वहाँ से वो भागे, भागते हुए पहुँचे विष्णु जी के पास, सारा जो भी सिनेरियो था एक्सप्लेन किया, बताया, और फिर कहे कि अब भैया तुम कुछ करो, मित्र हो मेरे, कुछ तो करो। तो विष्णु जी ने लिया मोहिनी का रूप, और फिर वो क्या करते हैं कि फुल आकर्षित करना शुरू कर देते हैं उसको। भस्मासुर भी मोहिनी को देखने के बाद अब भोले बाबा को भूल जाता है, तो कहता है कि प्रिय मुझसे शादी कर लो। ठीक है, फिर मोहिनी क्या करती है कि बोलती हैं कि शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मेरे जैसा अच्छा डांस कर सके। तो भस्मासुर बोलता है कि मुझे डांस तो नहीं आता, लेकिन तुम मुझे सिखा दो। बोलते ठीक है मैं तुमको सिखाती हूँ। वो डांस सिखाते हुए ऐसी कुछ मुद्रा करती है जिसमें जो हाथ है वो अपने सर पे आता है। तो बस वो डांस सीखने के चक्कर में अपना ही हाथ अपने ही सर पे रख देता, खुद ही भस्म हो जाता। ओके, तो ये कहानी थी भस्मासुर की। आपने इस कहानी में क्या सीखा कि अगर उसको वरदान मांगना ही था तो क्या बोलता कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं, बट एनीवन एल्स देन मी। ठीक है, एनीवन एल्स देन मी, मुझे छोड़ के बाकी जिसके पे रखूं वो भस्म हो जाए। कुछ ऐसा अगर वो मांगता तो शायद कुछ और कहानी होती। ठीक, तो अब इस नियम को हम भस्मासुर क्यों बोलते हैं ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए सेम वैरायटी में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, सेम वैरायटी में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको एनी अदर लगाना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो वो उनसे अलग है। कैसे? गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब एनी मेटल अगर हमने बोला तो इसमें तो गोल्ड खुद एक मेटल है, वो भी आ गया ना, यानी गोल्ड का कंपैरिजन हम गोल्ड से ही कर रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि गोल्ड को छोड़ के बाकी जितने मेटल हैं उन सब में गोल्ड जो है वो ज्यादा प्रेशियस। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, अगर सेम वैरायटी में कंपैरिजन हो रहा है तो आपको एनी अदर लगाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? ये बताने के लिए कि जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेटा अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। क्या लिखना पड़ेगा? एनी अदर। ओके, एनी अदर। लेकिन अगर मैं बोलूं डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल तो ये ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायमंड कोई मेटल थोड़ी है। डायमंड मेटल है क्या? नहीं है। तो डायमंड जो है वो अलग चीज है, मेटल अलग चीज है, इसलिए एनी मेटल लिखा तो इसका चल गया। लेकिन गोल्ड अपने आप में एक मेटल है, तो यहां अगर हम बाकी मेटल से तुलना करें तो एनी मेटल नहीं होगा, एनी अदर मेटल होगा। ओके, तो उसी तरह से जो अभी मैंने बोलता है एनीवन एल्स देन मी, तो वही मीनिंग निकलती है। ठीक है, ऐसा कभी एनीवन एल्स वाला आपको कहीं पे मिल सकता है स्ट्रक्चर। ये था आपका भस्मासुर नियम। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये होते हैं आपके एडजेक्टिव्स ही हैं, खाली अंग्रेजों के चोचले हैं, उसी में बस घुमा फिरा के
कि आदमी परेशान ही रहे, ठीक है, बोले बोले ना खाली ग्रामर में ही परेशान रहे, इसलिए इन्होंने डिटरमाइनर अलग बना दिया। अब डिटरमाइनर क्या होते हैं, कुल मिला के एडजेक्टिव ही हैं, ठीक। ये करेंगे क्या, मीनिंग को ही मॉडिफाई करेंगे या क्वालिफाई करेंगे, विशेषता ही बताएंगे किसी नाउन की या किसी नाउन फ्रेज की। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखो जो एडजेक्टिव है, ठीक, वो नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी। इसको कौन सा होता है, LIC जीवन बीमा, नाउन के साथ भी और नाउन के बाद भी तो नाउन के साथ भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है एडजेक्टिव। लेकिन जो डिटरमाइनर होते हैं वो सिर्फ नाउन के पहले आएंगे, बाद में कोई चांस नहीं है, ठीक है, आना है तो पहले आएंगे, बाद में नहीं आएंगे डिटरमाइनर। ये है आपका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव का देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री तो होती है, लेकिन डिटरमाइनर की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, ठीक है। एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर दो चलेगा, मैं बोलूं रेखा इज अ गुड गर्ल, गुड हटा दो, रेखा इज अ गर्ल, सेंटेंस अभी भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर डिटरमाइनर को सेंटेंस से हटा दिया तब गड़बड़ हो जाएगी। इन सारी चीजों का अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, कुल मिला के एडजेक्टिव इज अ गर्लफ्रेंड व्हाइल डिटरमाइनर इज अ बीवी। एक नाउन के एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं लेकिन डिटरमाइनर एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक लैंग्वेज में ढेर सारे एडजेक्टिव्स होते हैं लेकिन डिटरमाइनर जो है वो गिने चुने होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक। तो अब चलिए थोड़े से एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए ए एंड द, ये क्या है आपके, आपने पढ़ा होगा कभी जीवन में, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। दिस दैट दीज दोज आपके क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। फिर पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। यानी कि आधे से ज्यादा जो आपने एडजेक्टिव पढ़ा है वो क्या है, आपके डिटरमाइनर्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये है आपका डिटरमाइनर, ठीक। अब डिटरमाइनर में क्या आते हैं, एक तो आर्टिकल भी आ जाते हैं, फिर क्या आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, ठीक है, पजेसिव वाले भी आ जाएंगे, ओके। उसके बाद और क्या आ जाएंगे, पजेसिव हो गए, नंबर वाले भी आ जाएंगे, क्वांटिटी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्वालिटी वाली छोड़ के बाकी सब इधर आ गए, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। जैसे देखिएगा आई सॉ अ डॉग, अगर मैं बोलती कि आई सॉ अ ब्लैक डॉग, ठीक है, आई सॉ अ ब्लैक डॉग, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये ब्लैक डॉग मतलब काला कुत्ता ही है, ठीक है, कुछ और मत समझने लगा, समझ के खुश हो जाओ, काला कुत्ता ही है। आई सॉ अ ब्लैक डॉग, तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, कुत्ता कैसा है, ब्लैक है, कुत्ते की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है, ब्लैक है। तो अगर मैं चाहूं मैं ब्लैक हटा दूं ग्रामेटिकली अभी भी ठीक है, आई सॉ अ डॉग ग्रामेटिकली चल जाएगा, ठीक है। वही पॉइंट है कि अगर एडजेक्टिव हटाना चाहो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डिटरमाइनर हटा दूं, अब यहाँ डिटरमाइनर क्या है, क्या अ डिटरमाइनर है यहाँ, अगर मैं अ हटा दूं, ठीक, आप कहोगे आई सॉ ब्लैक डॉग। अब बोलने में आपको लग सकता है सही है बट ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है, तो जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो एक रूल आप पढ़ोगे, पहला बेसिक रूल क्या होता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो विदाउट आर्टिकल नहीं लिखी जाएगी। एक कुत्ता, आप काला कुत्ता देख रहे हो, ठीक है, तो सिंगुलर भी है और काउंट भी कर सकते हो, तो विदाउट आर्टिकल आप उसको नहीं लिखोगे। इसलिए अगर आप यहाँ से अ हटाते हो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसलिए वो पॉइंट लिखा था कि एडजेक्टिव को आप सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो बट डिटरमाइनर को नहीं कर सकते, ठीक है। आई बॉट 3 शर्ट्स, ये जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं क्या है, डिटरमाइनर है। दिस क्लॉक इज ओल्डर देन दैट वन, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर है। माई हाउस इज ब्लू, माई क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या बोलते हैं इसको, डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये हो गया आपका खत्म, एडजेक्टिव भी और डिटरमाइनर भी, ठीक। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं उन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी अगली बारी है आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, तो जल्दी से उसको भी लगा के देखते हैं।
ओके, तो एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। तो आज एक पैराग्राफ का एक पैसेज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। आपको पता है भाई, स्टार्टिंग में 3 आपके पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वैसे इससे पहले हम 4 या 5 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगला ये है उसी लय में उसी चलिए, ओ भाई लिख डाला। आपके सामने ये पैसेज दिख रहा होगा, को शिफ्ट कर दो भाई, छोटा हो सकता है। ठीक, चलिए, ये आपके सामने पूरा पैसेज दिख रहा है। ठीक है, आप एक बार एक नज़र घुमा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं भी यहाँ से खड़े होके पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं सामने नहीं आ रही हूँ। इन एशिया एंड मच ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ट्रीज आर स्टिल डिस्ट्रॉयड इन द ओल्ड फैशन्ड वे। कैसे? दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल एंड क्रॉप लैंड। एशिया में और ज़्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड वाला पार्ट है, थर्ड वर्ल्ड आप समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या था, कोल्ड वॉर जब चल रही थी, एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ आपका रशिया वाला ग्रुप था, है ना। यूएस और उसका पूरा ग्रुप, रशिया वाला, फिर इधर हम लोग आ गए जिनका दोनों में से कोई ग्रुप ही नहीं था, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो एशिया और थर्ड वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में जो पेड़ हैं अभी भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यानी पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है इन द ओल्ड फैशन्ड वे, पुराने तरीके से। पेड़ों को बहुत ही पुराने तरीके से नष्ट किया जा रहा है। इस तरह से दे आर कट डाउन, उन्हें काटा जा रहा है, किसके लिए? फ्यूल के लिए। ठीक है, फ्यूल के लिए काटा जा रहा है, और क्रॉप लैंड के लिए, यानी कि खेती करने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। फ्यूल मतलब लकड़ियां जला के, जैसे पहले क्या होता था, चूल्हे पे खाना बनता था, आज के टाइम भी लकड़ियों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूल के लिए और क्रॉप लैंड के लिए। इन यूरोप देयर इज न्यू एंड पोटेंशियली मोर डेडली कल्प्रिट। लेकिन यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप नहीं है, हिंदी में यूरोप लिखते हैं, बट इसको पढ़ते क्या, यूरोप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूरोप में क्या है कि एक नया और पोटेंशियली मोर डेडली कल्प्रिट है, ज्यादा खतरनाक कल्प्रिट मतलब आरोपी, यानी कि पेड़ों के डिस्ट्रॉय होने के पीछे कोई और है। ठीक है, ज्यादा डेडली एक आरोपी है। ठीक, द जर्मन कॉल इट वेल्डस्टबन। जर्मन लोग जो हैं वो द जर्मन, याद हो अगर पहली क्लास मैंने बोला था किसी भी लैंग्वेज के आगे अगर आप द लगा देते हो उसका मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज जहां बोली जाती है वहां के लोग। तो जर्मनी के लोग इसे क्या पुकारते हैं, वेल्डस्टबन पुकारते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम। वेल्डस्टबन क्या है, डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जिससे जो फॉरेस्ट है वो मर रहे हैं। बट द डिजीज इज मोर देन अ जर्मन फिनोमेना। लेकिन ये जो बीमारी है, रोग है रश्मिका मंदाना की याद आ गई रोग से। तो ये जो बीमारी है वो सिर्फ एक जर्मन फिनोमेना से ज्यादा है। फिनोमेना मतलब एक घटना, ठीक है, और फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना, याद हो अगर नाउन वाली क्लास। ठीक है, तो ये जो डिजीज है, बस ऐसा नहीं कि कोई जर्मन घटना है, जर्मन वालों ने बोल दिया कि ये तो वेल्डस्टबर्न है, ठीक, और काम खत्म, नहीं, उससे ज्यादा कुछ है। Since it was first observed by German scientists in the autumn of 1980, the mysterious malady has reached across Europe. Since मतलब किस समय पे, वो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, जर्मन साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। कब, 1980 की ऑटम सीजन में। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया था। द मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, मैलेडी यानी बीमारी, लिख लीजिएगा, मैलेडी मतलब डिजीज या बीमारी। ठीक, हैज रेस्ड, रेस मतलब क्या होता है, दौड़ में शामिल हुआ, है ना, रेस लगाना मतलब आगे बढ़ना। तो बहुत तेजी से बढ़ी है, कहाँ, पूरे यूरोप में। अक्रॉस मतलब पूरे यूरोप भर में ये बीमारी तेजी से बढ़ी है। 1980 में से पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा, और उसके बाद से पूरे यूरोप में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है। ब्लाइटिंग वुड्स, ब्लाइटिंग मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, या हानि पहुंचाना, लिख लीजिएगा, हानि पहुंचाना।
बचाना। और वुड्स मतलब लकड़ियां, क्या होगा? वुड्स मतलब जंगल। वुड ध्यान रखिएगा, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब वुड में एस लगा दो तो वो क्या हो जाता है? जंगल। क्या वुड्स मतलब क्या? जंगल। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है फॉरेस्ट को, और इन कंट्रीज एज फार अपार्ट एज स्वीडन एंड इटली, और जो स्वीडन और इटली जैसे देश है वहां तक ये बीमारी पहुंच चुकी है, फैल चुकी है। ओके, एक्सप्लेनेशन फॉर द एपिडेमिक रेंज फ्रॉम अ साइक्लिक चेंज इन द एनवायरनमेंट टू अ बैफलिंग फॉर्म ऑफ ट्री कैंसर। ओके, जो एक्सप्लेनेशंस हैं कि भाई ये बीमारी कैसे फैल रही है, क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए कई सारे एक्सप्लेनेशन सामने आए, जिसमें कहा गया हो सकता है कि इन्वायरमेंट का ये जो साइक्लिक चेंज है उसकी वजह से हो रही है ये बीमारी, या फिर शायद ट्री कैंसर का कोई एक बहुत ही तगड़ा फॉर्म है। बैफलिंग मतलब होता है चिंताजनक, ठीक है, लिख लीजिएगा, कंसर्निंग या चिंताजनक। ठीक, चिंताजनक फॉर्म है ये एक प्रकार के ट्री कैंसर का। बट द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस पॉइंट्स टू एयर पोल्यूशन। लेकिन सबसे ज्यादा कन्विंसिंग, कि जिसे देख के आप कहो हाँ इसकी वजह से हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग जो साक्ष्य है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पॉइंट टू मतलब इशारा करना, और किसकी तरफ? एयर पोल्यूशन की तरफ वो इशारा कर रहा है। ठीक है, इंडीड मतलब होता है दरअसल सेविंग द रैपिडली डिटेरियोरेटिंग फॉरेस्ट ऑफ यूरोप विल प्रोबेबली रिक्वायर अ टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। दरअसल अगर तेजी से डिटेरियोरेट मतलब क्षय होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना, तेजी से डिस्ट्रॉय होते हुए फॉरेस्ट को, कहाँ के फॉरेस्ट? यूरोप के तेजी से डिस्ट्रॉय होते हुए फॉरेस्ट को बचाना है, तो शायद उसके लिए जरूरत होगी, विल प्रोबेबली मतलब शायद, रिक्वायर मतलब जरूरत होगी। किस चीज की जरूरत होगी? एक टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की। टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी मतलब दो तरफा स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई भी एक है ये स्ट्रेटजी, टू प्रोंग्ड मतलब ये हो गया, ठीक है, बाइफर्केटेड स्ट्रेटजी, यानी दो चीजें इसमें करनी होंगी, दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। पहला क्या? तो एक ऑफेंसिव कैंपेन, ठीक है, आपको एक अभियान चलाना होगा। ऑफेंसिव मतलब आगे बढ़ के हमला करने वाला, तो हमला तो नहीं, अगर लिटरल मीनिंग ये नहीं होती कि हमला ही करने लगोगे। ऑफेंसिव मतलब आगे बढ़ के आप एक अभियान चलाइए। दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या चीज रहे? ब्रीडिंग ऑफ पोल्यूशन इम्यून ट्रीज, जिसमें क्या रहे उस कैंपेन के अंदर कि आपको ऐसे ट्रीज को ब्रीड करना है जो कि पोल्यूशन से इम्यूनिटी जिनके पास हो, यानी पोल्यूशन का कुछ खास इंपैक्ट उन पर ना पड़े। ओके, एंड अ डिफेंसिव स्कीम, और दूसरा चीज क्या होगा कि एक आपकी डिफेंसिव स्कीम होगी, बचाव की तरफ एक योजना होगी जो कि कॉल फॉर करती, कॉल फॉर मतलब डिमांड करती है, मांगती है, क्या मांगती है? रिडक्शन इन टॉक्सिक एमिशंस। एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? बहुत ही जहरीली हवाएं जब मिलेंगी पर्यावरण में तभी तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो वो जो जहरीली हवाएं हैं उनको कम कीजिए, रिड्यूस करिए, रिडक्शन मतलब कमी करिए उसमें, ठीक है। बट बोथ विल रिक्वायर मोर मनी दैन इज करेंटली बीइंग स्पेंट। लेकिन इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज के लिए जरूरत है ज्यादा पैसे की, ठीक है, जितना अभी स्पेंड किया जा रहा है, करेंटली वर्तमान में स्पेंड किया जा रहा है, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे कहा गया? एज वेल एज मतलब साथ ही साथ टोटल कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, साथ ही साथ आपको पूर्ण रूप से बद्ध होना पड़ेगा किस चीज के प्रति? इस चीज के प्रति कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। चलिए, ये था आपका पैसेज। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर ढूंढ। क्वेश्चन पहला आपका क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं हट जा रही हूँ, आप एक बार देखिए और फिर बताइए, ठीक है। देयर इज लेस, ओहो ये डैमेज है, ठीक है, ये डैमेज है, ओके। देयर इज लेस डैमेज इन एशिया दैन इन यूरोप। ऐसा कुछ है क्या कि यूरोप में एशिया में यूरोप की तुलना में कम डैमेज हुआ है? ऐसा है क्या? आपको कौन सा खोजना है? करेक्ट वाला।
दूसरा कह रहा है मोर फॉरेस्ट आर डाइंग इन जर्मनी देन एनीवेयर एल्स इन द यूरोप। ये कह रहा है कि जर्मनी में ज्यादा फॉरेस्ट जो हैं वो मर रहे हैं यूरोप की तुलना में। साइक्लिक चेंज इन द एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के लिए साइक्लिक चेंज ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और चौथा क्या कहता है, एयर पोल्यूशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूरोपियन फॉरेस्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि एशिया में कम डैमेज हो रहा है और यूरोप में ज्यादा हो रहा है, नहीं लिखा था। जर्मनी में ज्यादा डैमेज हो रहा है, यूरोप में कम हो रहा है, ऐसा भी नहीं लिखा था। साइक्लिक चेंज इन्वायरमेंट में वही रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए, ऐसा भी नहीं लिखा था। उसमें लिखा था कि एक्सप्लेनेशन जो दिए जा रहे हैं उसमें एक रीजन कहा गया है साइक्लिक चेंज भी है, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा था, मेन बात लिखी थी कि मेन कल्प्रिट कौन है, एयर पोल्यूशन। कौन है, एयर पोल्यूशन। इसलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सेविंग द ट्रीज ऑफ यूरोपियन फॉरेस्ट। अगर आपको बचाना है यूरोपियन फॉरेस्ट के पेड़ पौधों को तो क्या करना पड़ेगा। शुड नॉट बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ऐसा कुछ पैसेज में लिखा था क्या। हमेशा ध्यान रखिएगा पैसेज में जितना लिखा होगा उसी से आंसर करना है, ठीक है। तो क्या ऐसा लिखा था कि मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लिखा था। अपीयर्स टू बी अ होपलेस टास्क एंड देयरफॉर पॉइंटलेस टू अंडरटेक। ऐसा दिख रहा है, इतना भी नेगेटिव नहीं था ये पैसेज कि बिल्कुल होपलेस टास्क है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये भी नहीं लिखा था। रिक्वायर्स अ मच बिगर बजट, ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा लिखा था। डिमांड्स विजिलेंस एंड प्यूनेटिव मेजर्स, तो ऐसा भी नहीं कह रहा है कि भैया तुमको नज़र बना के रखनी है और दंड भी देना है, जो लोग भी पौधे काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उनको दंड देना है, ऐसा कुछ पैसेज में नहीं लिखा था। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ढेर सारा पैसा चाहिए, बजट हमको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात लिखी भी थी कि करंटली जितना स्पेंड किया जा रहा है उससे ज्यादा चाहिए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज अ डिजीज। जो कि क्या, जो डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम है, डिजीज है, उसके बारे में लिखा है। नंबर 1 है पेक्युलर टू द फॉरेस्ट ऑफ एशिया। क्या ये सिर्फ एशिया के फॉरेस्ट में है, या फिर ये रैपिडली बढ़ी है, ठीक है, बढ़ चुकी है बहुत ही तेजी से फॉरेस्ट में, या फिर ये सिर्फ कन्फाइंड है जर्मनी के फॉरेस्ट में। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड है, सिर्फ वहीं बंध के रह रही है जर्मनी के फॉरेस्ट में ये बीमारी, या फिर इसने पूरी दुनिया भर के फॉरेस्ट को अफेक्ट कर दिया है। दुनिया भर के फॉरेस्ट को अफेक्ट कर दिया, क्या ऐसा कुछ लिखा था, नहीं। क्या लिखा था कि ये बहुत ही तेजी से बढ़ी है ना। रेस्ड एक शब्द आया था जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया अभी। रेस्ड मतलब तेजी से बढ़ना, तो वो बीमारी जो है बहुत तेजी से बढ़ी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, ये राइटर सजेस्ट क्या कर रहा है। पहला कह रहा है इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज। पहले में क्या कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं वहां पे अब ट्रीज उगाना संभव नहीं है, ऐसा बोला, नहीं बोला। पोल्यूशन इम्यून ट्रीज विल एब्जॉर्ब टॉक्सिक एमिशंस, ऐसा बोला। ऑल पोल्यूशन प्रोन ट्रीज शुड बी डिस्ट्रॉयड, या फिर ये बोला कि जितने भी पोल्यूशन से खराब होने वाले पौधे हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दीजिए, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज दैट रिमेन अनअफेक्टेड बाय पोल्यूशन। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है कि पोल्यूशन इम्यून ट्रीज को आपको ब्रीड करना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, है ना। यानी कि ऑप्शन बी बोला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के। ओके, ऑप्शन बी, पोल्यूशन इम्यून ट्रीज विल एब्जॉर्ब टॉक्सिक एमिशंस। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन। राइटर का जो अप्रोच है इस प्रॉब्लम की तरफ, वो किस चीज का अप्रोच है, कैसा, क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला टॉलरेंस होना चाहिए, दूसरा इनडिफरेंस दिखा रहा है। इनडिफरेंस मतलब हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, पौधा आए मरे जिए हमको नहीं फर्क पड़ता, दैट इज इनडिफरेंस। ये राइटर क्या इनडिफरेंस दिखा रहा है। टॉलरेंस मतलब समझ रहे हो, सहना, ठीक है। या फिर वेल थॉट स्ट्रेटजी की बात की है इस राइटर ने, वेल थॉट स्ट्रेटजी की बात किया। डिस्पोंडेंसी मतलब निराशा, बहुत ही निराश है, क्या
नहीं, इसमें राइटर जो है उसने आपको टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी भी बोली। क्या शब्द आया था? टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, यानी कि दो इंपॉर्टेंट हिस्से बताए अपने स्ट्रेटजी के। पहला तो क्या होगा? ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव में क्या करना है कि कैंपेन चलाना है जिसके अंदर जो है पेड़ पौधे मतलब अच्छी ब्रीड वाले लगेंगे। और दूसरा क्या है? डिफेंसिव होगा। ठीक है, और डिफेंसिव में क्या है कि भैया जो एमिशन है उसको थोड़ा कम करिए। तो ये दो तरीके के स्ट्रेटजी की बात की, यानी कि ये जो राइटर का अप्रोच रहा है वो कैसा रहा है? वेल थॉट स्ट्रेटजी के साथ रहा है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा। बाकी रिवीजन करते रहिए, जितना भी आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव आपने आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके पहले नाउन प्रोनाउन वाले जितने भी थे सबको पढ़ लीजिएगा। बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरी मानिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए। और कॉम्प्रिहेंशन जहाँ भी आपको मिलता है, कुछ भी मिलता है, कोई नॉवेल दिख रही है, कोई बुक है, तो उसको ही पढ़ लो। ठीक है, मेन बात क्या है? पढ़ना है और पढ़ के लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना है, खुद को समझाना है। अगर इतना आप कर ले रहे हो दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा। मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।